हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को मेरा सादर नमस्कार। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम सीआरई के लिए जो 10 डेज बचे हुए हैं, जो 10 दिन आपके बचे हुए हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटेजी पैटर्न आपके लिए लेके आए हैं। बहुत लोगों की कॉल मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे थे कि सर हमें अब एन मोमेंट पे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, उन सब के ऊपर एक लेक्चर बना के हमें पेश करें। ठीक है, तो वजह से उन्हीं की वजह से मैं एक लेक्चर यहाँ पे ले रहा हूं ताकि आपको एन मूवमेंट पे ये सारी चीजें पता लग जाए कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहने वाली है 10 दिन की। ठीक है बच्चों, तो क्लास को अंत तक देखना है ताकि सारी जो चीजें हैं वो एक ही क्लास के अंदर आपकी क्लियर हो जाए। आगे बात समझ में। चलिए, क्लास को बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि जनरल बेसिस पे आपको पता होनी चाहिए। देखो, किसी भी एग्जाम को जब भी आप देते हो, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज इसलिए होना चाहिए। किन किन चीजों का होना चाहिए? एक तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए और एक हमारे क्वेश्चन पैटर्न का पता होना चाहिए। इन दोनों चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले। अगर मैं आपसे सीआरई की बात करता हूं, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा मौका है ये नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। क्या है बच्चों? बहुत ही अच्छा मौका है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीजों का इसके अंदर आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली चीज की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये आती है कि आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। एंड दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या रहने वाला है, कि पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हमने किस किस चीज की बात करी कि सर पैटर्न की बात करेंगे और सिलेबस की बात करेंगे। चलिए, दूसरी बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस के बारे में आप सभी को पता है कि सर सिलेबस के बारे में हम सभी को पता है कि हमारा 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है और इसके अंदर 25 क्वेश्चन का किसके आने वाले हैं? 25 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं या 25 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं। इसका मतलब जीके के आने वाले हैं। सॉरी, जिसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं, जैसे कि मैं आपसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की बात करता हूँ, इंग्लिश की बात करते हैं या फिर हम हिंदी की बात करते हैं, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या आते हैं बच्चों? देखो, 25 क्वेश्चंस किसके आने वाले हैं? हमारे जीके के। किसके आने वाले हैं? हमारे जीके के आने वाले हैं। और 75 क्वेश्चंस जो है वो हमारे नर्सिंग पोर्शन के आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? नर्सिंग पोर्शंस के आने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें कि 75% का क्राइटेरिया या 75 क्वेश्चन जो है, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं बच्चों? टोटल है हमारे, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं बच्चों हमारे? कि सर टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर से हमें क्या आने वाली है कि सर 25 क्वेश्चन का पेपर, जो 25 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो जनरल एप्टीट्यूड से, जीके से आने वाले हैं, जनरल नॉलेज से आने वाले हैं। लेकिन जो हमारे 75 क्वेश्चंस हैं वो हमारे नर्सिंग पोर्शन से आने वाले हैं। ये सभी को बात पता है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि सर सिलेबस के अंदर आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन, कि जो आपका एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? कि सर 4 मार्क्स कैरी करता है। कितने मार्क्स कैरी करता है? कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। आप सभी को पता है। तो टोटल हमारे 100 नंबर के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो कितने नंबर के हो गए? कि सर 400 नंबर के हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। देखो, और एग्जामों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। जैसे नॉर्थ की अगर मैं बात करता हूं, तो आप 3 क्वेश्चन को गलत करने पे आप अपना एक क्वेश्चन जो सही है उसको खो बैठते हो। मतलब कि अगर आप 3 क्वेश्चन को करोगे, 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत ही माना जाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है।
इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी है। 1/4 का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि आपने 4 क्वेश्चन को गलत किया है। 4 क्वेश्चन को गलत किया है तो आपका एक क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक की? चलिए, अब मैं आपसे बातें करूंगा कि पैटर्न के बारे में, कि हमारा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहने वाला है। क्या 100 के 100 क्वेश्चंस आपको एक लाइन में दिखने वाले हैं, या फिर कैसे आपको दिखने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम बात कर लेते हैं। एक बच्चे का सुबह मैसेज आया था, कॉल आया था मेरे पास कि सर हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, आपको बता देता हूं कि पैटर्न कैसे रहेगा। जैसे नॉर्थ सेट का पैटर्न रह रहा है आजकल, वैसे ही जैसे आपने डीएसएसबी का देखा होगा, तो वैसे ही आपको इसका पैटर्न दिखने वाला है। जैसे मैं अगर बात करूं कि आपने देखा कि सर हमारे पास 100 क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, 100 क्वेश्चंस हमारे पास रहने वाले हैं, और ये आपका जो टाइम है वो 90 मिनट का रहने वाला है। कितना? 90 मिनट का, मतलब कि 1.5 घंटा रहने वाला है। कितना घंटा रहने वाला है? 1.5 घंटे का टाइमिंग आपके पास रहने वाला है। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर आपको क्या करा जाएगा, इसके अंदर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको कैसे सेट किया जाएगा। देखो, सबसे पहली बात कि एग्जाम का मोड क्या होगा, कि मोड क्या होगा बच्चों की, ये सीबीटी एग्जाम होने वाला है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक की सबको पता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि 20 क्वेश्चंस के 5 स्लॉट बनाए हैं। 20 क्वेश्चंस के 5 स्लॉट बनाए हैं। देखो मैं बना रहा हूं आपके सामने। 20-20 क्वेश्चन के कितने बनाए हैं? 5 स्लॉट इन्होंने बना दिए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से। और दूसरी बात, इसके अंदर आपको प्रत्येक के अंदर 18 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा बच्चों? 18 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब कि 18 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, कैसी भी हालत के अंदर। 18 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, किसी भी हालत के अंदर, कैसी भी हालत के अंदर। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां तक की बातें आपको सभी को पता होगी, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपको नहीं पता होगा। काफी बच्चों के मन में दिमाग होगा, काफी बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि सर हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 90 मिनट का टाइम है और हमारे पास 100 ही तो क्वेश्चन है। हमारे पास 100 ही तो क्वेश्चन है। अब बच्चों, एक इसमें खास बात ये रखी गई है कि आपने पहला स्लॉट खोला, आपने क्या किया, पहला स्लॉट आपने खोला, आपके सामने स्क्रीन पे पहला स्लॉट खुलेगा, उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस होंगे और 18 मिनट का समय होगा। आप जब तक ये क्लोज नहीं होगा, जब तक ये 18 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आप दूसरे पे नहीं जा सकते हो बच्चों। जब तक आपका कंप्लीट स्लॉट नहीं होगा, 18 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आप अपने दूसरे स्लॉट पे नहीं जा सकते हो किसी भी हालत के अंदर। आगे मेरी बात समझ में, फिर से दोहराता हूं कि अगर आपने पहला स्लॉट कंप्लीट, जैसे ही 18 मिनट कंप्लीट हो जाएगी, तभी आप अपने दूसरे स्लॉट पे जा पाओगे, पहले स्लॉट पे और पहले स्लॉट पे फिर वापस नहीं आ पाओगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो मैंने आपको बताया है कि आपके पास 18 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस को करना है। अब इसमें गलती कहाँ करते हैं, ये बात आप सभी को पता लग गई है। चलिए, यहाँ तक की बातें शायद सभी को पता होंगी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। देखो, आपके पास आपके पास 20 क्वेश्चंस के कितने हैं? 5 सेट हैं। अब 20 क्वेश्चंस में से बच्चा क्या करता है कि सर हमें क्या पता कि आगे कैसे क्वेश्चंस आ जाएं, हम तो कर देते हैं सबको। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपने देखे और सही सही आपने करेक्ट कर दिया उनको। आपने देखा और देखते ही आंसर आपको आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका कोई मतलब आपसे दूर दूर तक ही नहीं है, आपने उनको कभी पढ़ा ही नहीं है, आपने उनको कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन से दूर रहना, उन क्वेश्चंस को टच नहीं करना है। आगे बात समझ में, ये तो हुई क्वेश्चन पैटर्न की बात। अब देखते हैं कि अब एंड टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए। अब स्टडी टाइमिंग की हम बात कर लेते हैं। देखो, एक तो स्टडी टाइमिंग की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे किस चीज की मेरे प्यारे बच्चों, एक हम बात करेंगे किस चीज की, कि सर हमें अब इस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताइए। देखो, स्टडी टाइमिंग की बात करता हूं या स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल की भी बात कर लेते हैं साथ साथ ही।
ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने स्टडी मटेरियल को देखना है। सबसे पहली बात, ये स्टडी मटेरियल क्या पढ़ें और इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। देखो देखो, जो बच्चा सीरियसली एग्जाम दे रहा है, जो बच्चा जिसके पास नोट्स हैं, उसने बहुत सारी कोचिंग कर ली है और वो मतलब अब थक चुका है, बहुत सारी एग्जाम दे चुका है, उसके लिए सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है लगातार, जो बच्चा एग्जाम लगातार दे रहा है, उसकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसकी बात यह है कि उसके पास जो है वो सिलेबस कंप्लीट है बच्चों। उसके पास क्या है कि सिलेबस कंप्लीट है और उसने सिलेबस को बहुत बार पढ़ चुका है। सिलेबस कंप्लीट है और बहुत बार उसको पढ़ चुका है, मतलब कि वो रिवीजन कर चुका है उस चीज का। ठीक है, अब उसको क्या करना चाहिए। देखो, आपके पास सिलेबस कंप्लीट है, मतलब कि एक स्टेप जो है वो पूरी हो गई है और दूसरी स्टेप रिवीजन की थी जो आपने पूरी कर ली है। अब तीसरी स्टेप आती है मॉक टेस्ट। क्या आती है बच्चों कि तीसरी स्टेप आती है कि सर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या लगाने हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सर आपको अभी मॉक टेस्ट लगाने हैं और यही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अभी मॉक टेस्ट लगाने हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों। यही सबसे क्या है, महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि सर स्टेप वन कंप्लीट कर ली, कि सर सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया, कि सर सिलेबस तो हमने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन उसका रिवीजन नहीं किया। या तो आप रिवीजन नहीं करते हो और या फिर आप उसके मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, या फिर आप क्या नहीं लगाते हो, मॉक टेस्ट। जो टेस्ट सीरीज होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लोगों ने बनाई हुई हैं, जो कोचिंग वालों ने बनाई हुई हैं, उनका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, तभी तो बनाई है। तो ये तीनों स्टेप जो भी बच्चा फॉलो करता है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इस बात का ध्यान रख लेना। अब बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, काफी बच्चों की मेंटालिटी ये होती है कि सर हमारा सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया हमने, अब पढ़ लिया, अब तो एग्जाम में दे ही सकते हैं। लेकिन बच्चों, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप उन चीजों को बार बार नहीं पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन काफी बच्चे ये भी कर लेते हैं कि सर, काफी बच्चों ने ये भी कर लिया है कि रिवीजन हमने बहुत बार कर लिया, सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। कि सर हमने 10 बार रिवीजन कर लिया, हमने 10 बार एग्जाम दे लिया, हम 5 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है मॉक टेस्ट के अंदर। आपने मॉक टेस्ट ही नहीं लगाए हैं, अपने आप को एनालिसिस ही नहीं किया है। आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं और आपने अपने आप को एनालिसिस नहीं किया है बच्चों। इस बात का ध्यान रखो कि ये जो होते हैं ना मॉक टेस्ट जो हम भी लगाते हैं, ये आपके एनालिसिस करने के लिए होते हैं। क्या करने के लिए होते हैं कि सर एनालिसिस करने के लिए होते हैं। जब तक आप अपने मॉक टेस्ट को नहीं लगाओगे, तब तक आप भटकते ही रहोगे। तब तक आप क्या करोगे, भटकते ही रहोगे, जब तक कि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो। देखो, कोई भी चीज होती है उसका एनालिसिस पहले घर पे करना जरूरी होता है। सपोज दैट कि आपके यहाँ खास कोई मेहमान आया है, सपोज दैट आपके यहाँ कोई खास मेहमान आया है, उसको आपने चाय बनाई, उसको आपने क्या बनाई, चाय बनाई। अब क्या करोगे, आप चाय बनाते बनाते उसको टेस्ट कर लोगे कि सर कैसी बनी है, देख तो लेता हूँ, एक बार चख तो लेता हूँ, चीनी कम है या पत्ती ज्यादा हो गई है या मलाई नहीं है इसके अंदर, जो भी है आप चखोगे और उसका एनालिसिस करोगे कि हाँ ये परफेक्ट है, कि हाँ ये परफेक्ट है, अब इसको हम परोस सकते हैं, अब इसको हम आगे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये भी अपनाना है अपने जीवन के अंदर कि सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद उसका रिवीजन करना है और उसके बाद अब हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और उनको लगाना है। अगर आपने 15 से 20 टेस्ट भी लगा लिए ना, तो अपने आप को एनालिसिस कर पाओगे कि मेरे 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, मेरे टाइम मैनेजमेंट सही है, मेरा मैं 18 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन इजीली कर पा रहा हूं। समझे। तो ये तरीका होता है आपको खुद को एनालिसिस करने का। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप युद्ध में जाके हार जाओगे। तभी तो तभी तो जो हमारे हम कह सकते हैं जो सैनिक होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, सोल्जर जो होते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग पे क्यों भेजा जाता है, डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं लड़वाई लड़वाई जाती है। उसका कारण क्या है, वो यही तो है कि भाई वॉर में जब भी जाएं तो वो विजयी होके आए।
वॉर में जब भी जाएं, जब भी जंग छिड़े तो वो विजयी होके आए, क्योंकि उनको पहले से ही गन चलाना आता है, उनको टेक्निक्स आती हैं। आगे बात समझ में, तो आपको भी वही चीजें आनी चाहिए, आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम अंडर कंट्रोल होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे सीआरई हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे कुछ भी हो, आपने अगर रिवीजन करा है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, सिलेबस कंप्लीट है, बार बार अगर यही चीजों को दोहराओगे तो 100% आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाओगे बच्चों। 100% आप सिलेक्शन के दायरे के अंदर होगे, इस बात का ध्यान रखना। क्या मैं आपसे चलिए अब बातें करता हूं, अब आगे बात करता हूं। ये बातें हो गई हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 10 डेज आपके बचे हैं, आप उनमें आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर मैं आपकी जगह होता अगर मैं आपकी जगह होता, देखो कोई भी चीजें जो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे उन चीजों का, तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मैं जो चीजें आपको बताता हूँ वो आप मैं मेरे को अपनी जगह पे, मतलब कि आपकी जगह पे रख के ही बताता हूँ कि अगर मैं बैचलर होता, सॉरी, मैं अगर बिना जॉब के होता तो कैसे कंडीशन को देखता, कैसे मैं अपने आप को ढालता उस कंडीशन के अंदर। तो आपको बताता हूं कि 10 दिन के अंदर मैं क्या पढ़ता। देखो, अगर मेरे पास किसी भी एग्जाम के 10 दिन बचे हुए हैं, चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, चाहे चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो और या ना हो, ठीक है, चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, चाहे मेरा रिवीजन है या नहीं है, चाहे मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं या नहीं लगाए, ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं या नहीं है, इनसे फर्क नहीं पड़ता। जब 10 दिन की बात आती है ना, कि जो आदमी तो मर रहा है, आप उसको पेन को ट्रीटमेंट कर रहे हो, नहीं, समझा? मेरी बात समझ रहे हो कि अगर आप इन 10 दिनों के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करने बैठोगे तो इम्पॉसिबल बात है। अगर आप अपना रिवीजन करने बैठोगे तो इम्पॉसिबल सी बात है। अगर आप टेस्ट सीरीज भी ले लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 टेस्ट, 5 या 10 टेस्ट दे पाओगे, है ना? यही होगा। तो अब आपको इन 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है हमेशा। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस टाइम पे लगाने हैं। सॉरी, कि ज्यादा से ज्यादा आपको इस 10 दिन के अंदर ये क्वेश्चंस को लगाने हैं। अगर आप किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने बैठ गए या डिटेल में किसी टॉपिक को पढ़ने बैठ गए तो सारा टाइम उसी के अंदर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप 10 दिन की बातें कर रहे हो या 10 डेज की बातें कर रहे हो तो 10 डेज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, टेस्ट सीरीज लेनी है। ठीक है, और क्वेश्चंस लगाने हैं बहुत ज्यादा, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप की पॉइंट से पढ़ो, और चाहे आप बुक्स को रेफर करो, कैसे भी करके आपको क्वेश्चन आंसर्स लगाने हैं। अगर मैं 10 दिन की बातें करूं तो 10 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 240 घंटे होते हैं। 10 दिन के अंदर ये जी जान लगा दो बच्चों, क्या लगा दो, जी जान लगा दो कि अब इस कुर्सी पे मुझे दोबारा नहीं बैठना पड़े, इतनी मेहनत मैं कर लेता हूं, इस कुर्सी पर मुझे दोबारा बैठने की नौबत ना आए, इस इतनी मेहनत मैं कर लेता हूं। तो आपको जी जान लगानी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगानी है, जी जान से मेहनत करना है, और 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इस चीज को निकाल के फेंकना है। आगे बात समझ में कि 10 दिन के अंदर आपको इतना आइडिया हो गया कि 10 दिन के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको आपको रिवीजन करो, ठीक है, उनका रिवीजन करो। और जो बच्चा फ्रेशर है, अगर फ्रेशर बच्चा है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन क्वेश्चन को लपेट दो, जितने भी क्वेश्चन कर पाता है दिन में 100 200 500 जितने भी क्वेश्चन कर रहा है उतने करो, उनको क्वेश्चंस को रट डालो, ठीक है, उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ लो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जो बच्चा बहुत बार एग्जाम दे चुका है उसके पास तो हम कह सकते हैं कि उसके पास ज्ञान तो होता है लेकिन उसको सही इस्तेमाल करना नहीं आता है। उसके पास ज्ञान तो है, मेरे से ज्यादा ज्ञान होगा लेकिन उसको सही इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, तो कैसे करना है उसको मैं बताता हूं आपको। देखो बच्चों, आपको क्या करना है कि आपके पास सिलेबस कंप्लीट है, आपके पास सिलेबस कंप्लीट है, आपने रिवीजन भी बहुत बार कर रखा है,
और टेस्ट सीरीज भी लगा रखी है। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको रिवीजन पे ध्यान देना है 10 दिन। 10 दिन तक आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, साथ के साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी लगाने हैं। ठीक है, जैसे आपने सीपीआर का टॉपिक पढ़ा या आपने क्या पढ़ा, वाइटल साइंस का टॉपिक पढ़ा, तो ऐसे ही पढ़ते चलो और पढ़ने के बाद आपको टेस्ट सीरीज लगानी है या क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आपको जो अभी फिलहाल के टाइम पे जो इंपॉर्टेंस है वो टेस्ट सीरीज की है। फिलहाल के टाइम पे जो इंपॉर्टेंस रखती है वो टेस्ट की रखती है या क्वेश्चंस की रखती है। हम कह सकते हैं कि आप जितने क्वेश्चंस वहां से निकालोगे उतना ही सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? भाई मैंने आपको क्या बताया कि जितने आप क्वेश्चन आंसर्स निकालते हो उतने ही चांसेस आपके ज्यादा होते हैं किस चीज के लिए, सिलेक्शन के लिए। आगे बात समझ में, क्योंकि अल्टीमेट हमें क्वेश्चन ही करने होते हैं कहाँ पे, हमारी एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर हमसे थ्योरी नहीं पूछता है, हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है। और क्वेश्चंस बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं ना पूरी नर्सिंग के अंदर, तो नर्सिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा 20,000 क्वेश्चन हैं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है। उसका कारण ये है कि फिर वो बार बार रिपीट होंगे। आगे बात समझ में, तो आपको तरीके से पढ़ाई करनी है और एक मजबूती से पढ़ाई करनी है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। इसमें एक बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है बच्चों कि सिंगल एग्जाम होने वाली है। क्या होने वाली है? कि सर सिंगल एग्जाम रहने वाली है, इसमें कोई प्री और मेन का कोई फंडा नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाओ, नहीं तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं कि आपको एक सही दिशा के अंदर पढ़ना चाहिए और सही मटेरियल को पढ़ना चाहिए। आगे बात समझ में, तो किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लासेस पसंद आई होगी, और जितनी भी स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई हैं वो आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपको भी दोनों को मौका मिले आगे बढ़ने का। आगे बच्चों बात समझ में, किसी प्रकार का कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे अगर लोड लोगे तो आप बीमार हो जाओगे, बीमार होने के कारण आप पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, पानी पिए, बहुत पेट भर के पानी पिए, पानी की बोतल हमेशा साथ रखें ताकि आप हाइड्रेटेड रहो। डिहाइड्रेशन अगर हो गया तो बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ने के बाद आपकी 4-5 दिन तो खराब हो लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे बिल्कुल भी बचना है, ट्रैवल से बचना है, बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है इस टाइम पे। ठीक है, कोई भी हारी बीमारी से बचना है। शादी पार्टियों का टाइम चल रहा है मुझे पता है, लेकिन शादी पार्टियां नहीं करनी है, क्योंकि जब नौकरी लग जाएगी तो शादी पार्टियां आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।